सुपरफास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे शैक्षिक सत्र से पहले बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लगाया गया नियम 134 से हटा लिया है। यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के मेधावी छात्रों के लिए फायदेमंद था। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 10% सीटों पर इस वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश मिलता था। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से 28 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। अब यह नियम सिर्फ नर्सरी और कक्षा 1 के बच्चों के लिए ही लागू होगा। हरियाणा के स्कूली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया कि हरियाणा सरकार शिक्षा नियम 2003 में नियम 134 ए को हटा लिया गया है। नियम 134 ए के मुताबिक निजी स्कूल योग्य छात्रों से सरकारी स्कूलों में ली जाने वाली फीस के बराबर फीस ले सकते थे। हालांकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट की धारा 12(1)(c) लागू है और इसके तहत निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए 25% सीटों का आरक्षण अनिवार्य है। हालांकि आरक्षण सिर्फ 8वीं कक्षा तक लागू होता है। हरियाणा स्कूल शिक्षा नियमों के 134 ए के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा 12वीं कक्षा तक बढ़ा दिया गया था। हरियाणा सरकार के नियम 134 ए को हटाने का निर्णय जहां निजी स्कूलों को बड़ी राहत है, तो वहीं ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए यह आदेश बड़ा झटका है और इसी से संबंधित कुछ सवाल खड़े होते हैं। वो सवाल क्या है वो एक बार आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े, उनका परिचय आपसे कराऊंगा। 134 से रूल खत्म किया है, क्या यह मामला तूल पकड़ेगा? महंगाई की मार, स्कूल फीस का प्रभार बच्चों पर पड़ेगा? लाभार्थी बच्चों के लिए क्या है नई योजना? ये 2-3 अहम सवाल हैं। पहला ये कि क्या इस नियम के हटाने से, इसको खत्म करने से कोई मामला तूल पकड़ जाएगा? दूसरा सवाल ये महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो एक तो महंगाई की मार वैसे ही ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी पर बोझ पड़ रहा है, और दूसरा अब अच्छे स्कूलों में अगर किसी गरीब व्यक्ति को अपना बच्चा पढ़ाना है और बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसको फीस अब देनी पड़ेगी, उसका बोझ उससे पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो बच्चे पहले से लाभ ले रहे हैं, जिन बच्चों को पहले से इसके तहत दाखिला मिल गया है, उनके लिए सरकार ने क्या सोचा है? क्या उनके लिए अभी ये सिस्टम लागू रहेगा या फिर उनको भी इस लिहाज से अब फीस देनी पड़ेगी जैसे 134 से लगने से पहले देना पड़ता था? मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं, परिचय आपसे करा देता हूं। सत्यव्रत शास्त्री, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ है। शास्त्री जी, बहुत स्वागत है आपका। और रेणु तंवर मेरे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से। रेणु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, इस निर्णय को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि माना यह गया था, कहा यह गया था कि मेधावी छात्र हैं लेकिन गरीब परिवार से आते हैं, उन बच्चों को अब निजी स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा। अब वो भी उन बच्चों के साथ कॉम्पीट कर पाएंगे जो लोग, जिनके परिवार, जिनके घर बार, जिनकी आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी और बच्चों को मौका मिलता था निजी स्कूलों में पढ़ने का। और इसी तर्ज पर यह चीज शुरू हुई थी कि ऐसे बच्चों को मौका मिलेगा जो गरीब तबके के हैं पर मेधावी हैं, उनको मुकाबला करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब उनके लिए यह आदेश आया है। किस तरह से इस आदेश को आप देखते हैं? इसका व्यापक एक असर होने वाला है और इसके जो पॉजिटिव पक्ष हैं, आप नेगेटिव रखिए, मैं उसके पॉजिटिव रखूंगा। पहली बात कि इस एक्ट में जो धाराएं हमने समाप्त की हैं और जो आरटी एक्ट 12(a)(c) को जो लागू किया है, इसके बीच बेसिक अंतर समझना पड़ेगा। धारा 134 के तहत एक अनिवार्य शर्त थी कि वो बच्चा टेस्ट ही देगा और उसमें क्वालिफाई होगा तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, एक बात। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ उसके लिए टेस्ट की अनिवार्यता नहीं है। यहाँ उसको केवल कैटेगरी में सेट होना है और कैटेगरी व्यापक है। एससी, बीसी, विकलांग, अनाथ, यहाँ तक कि HIV ग्रस्त यदि बच्चे के पेरेंट्स है तो भी उसको इस दाखिले के अंदर छूट मिलेगी। ठीक है, बेसिक चीज। और यहाँ 25% है, वहां 10% था, यहाँ 25% कोटा रखा गया है।
आगे देखिए, आगे का था टेस्ट के बाद उसको कौन सा स्कूल मिलेगा, कहां कहां जाएगा, वो प्रशासनिक अधिकारियों के उनके बीच की बात थी। लेकिन अब यहां तय क्या हो गया कि आपके जो घर के बिल्कुल नजदीक होगा उस स्कूल में आपको दाखिला मिलेगा। चौथी चीज कि इसके अंदर फीस की आपको पर कोई बाध्यता, पहले सामान्य फीस की बात थी, लेकिन यहां फीस की बाध्यता नहीं है। टोटल पैसा जो स्कूल कहेगा वो सरकार उसका वहन करेगी। पांचवी बात कि इस व्यवस्था के अंदर जो बसों के लिए प्रति आने जाने के साधन की एक मारामारी रहती थी, उसके बिना भी यहाँ साधन की आवश्यकता और जो पुस्तकों की व्यवस्था वो सब स्कूल को करना पड़ेगा और उसका पेमेंट सरकार उनको देगी। तो बेसिक चीज है, मैं और भी बात रखूंगा अगले दोबारे में, लेकिन बेसिक बात जो आपकी चिंता है वो चिंता निर्मूल है। लेकिन उसमें कोई आधार नहीं है कि तूल पकड़ना, बल्कि मैं कहता हूं कि ये एक अच्छी व्यवस्था खड़ी की है, ठीक है, सोच समझ के लेकिन की है। 134A की जरूरत क्यों पड़ी थी? 134 एक में समझना चाहता हूँ, 134A की वो जरूरत पड़ी क्यों पड़ी थी? समय में हुआ था, हाँ 9 में हुआ, 11 में नियमावली बनी, अपने कार्यकाल में एक भी एडमिशन वो नहीं कर पाए। जो 13 में पहली बार कोई 2-4 एडमिशन हुए, लेकिन हमारे आने के बाद इन दाखिलों में संख्या बढ़ी और जिन स्कूलों ने बच्चों को पढ़ाया उनको पेमेंट की। कांग्रेस के समय में कुछ भी नहीं हुआ था और दंत विहीन व्यवस्था थी। ठीक है, ये सवाल तो मैं कांग्रेस से पूछूंगा, लेकिन इसकी भी जरूरत महसूस क्यों की गई? सत्यव्रत शास्त्री जी, आपने आरटी का जिक्र किया, मैं 134 की बात करूं, इसकी भी जरूरत क्यों महसूस की गई? मैं सिर्फ उन मेधावी बच्चों की बात कर रहा हूं जिन बच्चों को मौका नहीं मिल पा रहा था 25% आरक्षण के तहत भी पढ़ने का, लेकिन ब्रिलियंट बच्चे हैं, मुकाबला करना चाहते हैं टैलेंटेड बच्चों से, लेकिन उन बच्चों को अब क्या इसका नुकसान नहीं होगा? कहीं ना कहीं उन्हीं बच्चों को उस लाइन में लाकर खड़ा करने की हम बात अंत्योदय की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति का उदय, लेकिन उन बच्चों का उदय कैसे होगा, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। इसकी जरूरत पड़ी क्यों थी? देखिए इसकी एक तो इसमें दंत विहीन व्यवस्था थी, कोई दंडात्मक व्यवस्था सरकार के हाथ में कानून ने दे नहीं रखी थी। और पीछे आपने देखा होगा, पिछले मैं बहुत सी डिबेट्स में, शायद आपके चैनल पर नहीं आ पाया होगा, लेकिन मैंने बहुत से चैनल इस पर डिबेट की और हाई कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट इंस्ट्रक्शन सरकार को दी गई थी कि इन पर जोर जबरदस्ती ना की जाए, क्योंकि एक्ट में ऐसा प्रावधान था, आप जबरदस्ती स्कूलों पर थोप नहीं सकते। ये एक कंप्रोमाइज व्यवस्था थी कि आपका जितना जो मान ले उतना आप कर ले। इसलिए इस व्यवस्था को समाप्त करना, क्योंकि कांग्रेस के समय में ठीक मानसिकता, ठीक लोगों के पास व्यवस्था और उनकी सुविधा पहुंचे ऐसी मानसिकता थी ही नहीं, इसीलिए वो इस प्रकार की व्यवस्था कर गए कि वो अपने समय में, पूरे समय में इसको लागू भी नहीं किया, एक पैसा भी नहीं दिया, लेकिन हमने भी फिर इसको आगे बढ़ाया। लेकिन अंततः लेकिन आपको ऐसा लगा कि ये चीजें सिरे नहीं चढ़ सकती हैं, तब आप लोगों ने इसको खत्म करने का निर्णय लिया। ये सब चीजें सिरे नहीं चढ़ सकती ऐसा, क्योंकि देखिए निर्णय से ऐसा लगता है कि चीजें सिरे नहीं चढ़ा पा रही थी सरकार, इसलिए इसको खत्म करना पड़ा। क्योंकि आपने कहा कि आरटी की तहत 25% वो नियम है सबके लिए, गरीब बच्चों के लिए, लेकिन क्या शायद ये चीज सिरे ना चढ़ पा रही, इसलिए इसको निर्णय को निरस्त करना पड़ा। मेरे साथ रेणु तंवर भी है, उनसे पूछूंगा, लेकिन इस बीच नीरज जगाधरी से मेरे साथ दर्शक, उनसे जरा जान लेते क्या कहना चाहते हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका। पहले तो सर मैं आपको और राजनीतिक दोनों सर को आज जोड़ के मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। जो मेरा सवाल है, मैं भाजपा प्रवक्ता से आज जोड़ के नमस्कार भी करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से उत्तर लेना चाहता हूँ कि ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, आम आदमी की नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप अपना प्रश्न रखिए, आप सरकार कैसी है सब इसे आपकी जिज्ञासा जो है, इन 3 को व्यवस्था क्या लगी उसको सत्यव्रत जी दर्शक हैं, सत्यव्रत जी सवाल जवाब आप पक्ष विपक्ष से कर लें, पक्ष विपक्ष आप लोग कर लें एक दूसरे को, जो आपने आरोप लगाने लगा ले, लेकिन दर्शकों को बोलने दे जरा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि वो सभ्य तरीके से बात रखे। अगर वो किस तरीके के आरोप लगाते हैं तो आप लोग के ऊपर टिप्पणी ना करें, वो देखिए प्रश्न रखें। मेरी बात सुनिए, सरकार उन्हीं की बनाई हुई है, वो सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, सरकार उन्हीं की बनाई हुई है, आम जन की सरकार बनाई हुई है, और आम जन अगर ये कहता है कि सरकार किसकी है किसकी नहीं है, वो उन्हीं की बनाई हुई है, उनको ठीक लगेगा तो फिर बना देंगे, नहीं लगेगा तो नहीं बनाएंगे, उनको बोलने दीजिए। राजनीतिक पार्टियों के लोग आरोप प्रत्यारोप करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, दर्शकों को अगर सभ्य तरीके से सरकार को घेरने, विपक्षों को घेरने बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए नीरज जी। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यमुनानगर जिले में मुकंदलाल कॉलेज, अग्रसेन कॉलेज और
गुरु नानक खालसा स्टैट्यूट में ये छापा मरवाए कि नो टीचिंग को 10,000 से कम क्यों मिलता है, मैनेजमेंट को क्यों वहाँ को 2-2 लाख क्यों मिलते हैं, टीचरों को 40-40 हजार क्यों मिलते हैं, हर साल टीचरों का 10-10 हजार एग्रीमेंट क्यों लगता है, हम अपने 10,000 से भी कम वेतन ले रहे, अपने बच्चे कहाँ पढ़े, कैसे बच्चों का पालन पोषण करे, रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, राशन महंगा होगा, अपने बच्चे कहाँ से पढ़े, इस सरकार ने हमारे लिए क्या किया, नौकर चाहते इनसे क्यों नो टीचिंग का मामला उठाते। नीरज जी अक्सर एक सवाल उठाते हैं, वो बार बार एक ही बात कहते हैं कि हम लोग 10,000 से कम में काम करते हैं और उससे ज़्यादा सैलरी है भी नहीं है, और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि स्कूलों में कॉलेजेस में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फीस, बहुत ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं, और महंगाई तो आप भी समझ रहे हैं सत्यव्रत जी बढ़ ही रही है। मैं इसको लेकर आपके पास आऊँ, उससे पहले रेणु जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं इस नियमावली को लेकर क्या उनका कहना। 2009 में ये लोग लेकर आए थे आरटी, अब उसके बाद गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलने लग गया था, अब मेधावी छात्रों के लिए भी एक नियम आया कि वो भी ब्रिलियंट बच्चे हैं उनको भी उन बुद्धिमान जिनकी बौद्धिक क्षमता ज़्यादा, हालांकि सब बच्चों की बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है पर फिर भी एक लड़ाई करने का, उनके साथ कम्पीट करने का मौका मिल रहा था, अब ये सरकार ने खत्म कर दिया। कांग्रेस क्या सोचती है इसको लेकर? देखिए सर, मैं इनकी बातों से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये हम भी जानते हैं, जनता भी जानती है, ये भाजपा सरकार पूंजीपतियों के साथ गठजोड़ करके सरकार चलाती है, उनके हित में डिसीजन लेती है। गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग के ये विरोधी है, इनको कोई लेना देना नहीं। इनको सिर्फ इन लोगों की जब याद आती है 4 महीने पहले डीजल सस्ता कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो, क्योंकि इनको चुनाव जीतने होते हैं। इनको मैनिपुलेशन भी करो तो अच्छे के लिए तो करो, शिक्षा का अधिकार क्यों छीन रहे हो? अरे बहुत काम पड़े हुए हैं हरियाणा में करने के लिए। शिक्षा का अधिकार तो है ना, राइट टू एजुकेशन तो है रेणु जी, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, गरीब राइट टू एजुकेशन है। अभी जैसे ये नीरज जी बोल रहे थे कि हमको इतनी कम सैलरी मिल रही है, रसोई को गैस का सिलेंडर 1,000 का हो गया, डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया, उसमें वो कैसे प्राइवेट, उसमें जो एक छोटी सी आशा थी वो भी आपने खत्म कर दी, क्योंकि आपको स्कूल मालिकों के फेवर में डिसीजन लेना है, पूंजीपतियों के फेवर में डिसीजन लेना है, ताकि उनकी अर्निंग और बढ़ सके और उसमें से वो कुछ कमीशन बीजेपी वालों को दे सके। क्या जरूरत थी इनको जरूरत क्यों पड़ी? आपने भी यही क्वेश्चन किया, आखिर इनको क्यों जरूरत पड़ी? और बड़ी आसानी से लोकतंत्र विहीन सरकार थी। ये कैसे कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे? अरे लोकतंत्र विहीन सरकार तो इनकी थी, किसने नहीं देखा लखीमपुर खीरी में किस तरीके से इन्होंने जिंदा। हम रेणु जी वहां नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर हम आए तो ठीक रहेगा। रेणु जी हम बच्चों की, हाँ उसी पे आइए। लोकतंत्र, इन्होंने लोकतंत्र विहीन वर्ड यूज किया ना कांग्रेस के लिए, इसलिए मैंने बताया कितना अच्छा लोकतंत्र फॉलो कर रहे थे। मन में आया उस पर गाड़ी चढ़ा दो। इन्हीं की सरकार के वो मिनिस्टर, कितनी जल्दी एक्शन लिया गया, पूरे देश ने देखा। देश के उच्च न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, तब उनको अपने फर्ज याद है। इनको ये सिर्फ कुर्सी पे कब्जा करो, गरीब मजदूर वर्ग को मैनिपुलेट करो और अपने तरीके से वोट के लिए यूज करो। इनको इससे आगे कुछ नहीं आता। लेकिन मैं ये समझना चाह रहा था कि इससे क्या दिक्कत, इससे जो प्रॉब्लम हो रही थी, ये हमने भी देखा कि निजी स्कूल लगातार एक ही बात का आरोप लगाते रहे सरकार पर कि जो पैसा हम 134 सुनिए 104, मैं वही सवाल कर रहा हूँ, 134 के तहत जिन बच्चों के दाखिले हुए उनको सरकार की तरफ से जो पैसा बनता था नहीं दिया गया, ऐसे आरोप लगते रहे सरकार पर। अब मैंने सवाल किया सत्यव्रत जी से, तो मैंने यही कहा कि मुझे लग रहा है कि सरकार इस चीज को श्रेय नहीं चढ़ा पा रही थी। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। हाँ। ये सर कुछ तो बोलेंगे ना, कुछ तो बीच की चीजें लेकर आएंगे ना। आखिर ऐसे थोड़ी ना कह देंगे कि हम गरीब विरोधी हैं, हम किसान विरोधी हैं, हम मजदूर विरोधी हैं, हमको तो उनको लेबर क्लास डेवलप करना है, हमको उनको शिक्षा का अधिकार छीनना है। ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे। जब उनके पास फीस ही नहीं होगी तो उनके बच्चे पढ़ेंगे क्या? ठीक है, बताइए। एक दर्शक मेरे साथ है मनोज जी से मैं जान लेता हूँ। रेणु जी, सरकारी स्कूल की फीस में प्राइवेट स्कूल की फीस में इतना अंतर होता है कि आज जो इन्होंने, ठीक है, ये प्राइवेट स्कूलों वाला जो ये प्राइवेट स्कूलों वाला नेटवर्क फला फूला, उसमें कोई सरकार पीछा नहीं छुड़ा सकती, इसमें न जा करके। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ये नियम जो हटाया है इसको लेकर कांग्रेस क्या कहती है? सरकार तो पीछे नहीं हटा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी से कोई पार्टी, एक मिनट, कोई राजनीतिक पार्टी इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि निजी स्कूल जिस तरह से फल फूल रहे। एक मिनट रेणु जी, एक मिनट, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि जो प्राइवेट स्कूलों का नेटवर्क फल फूल रहा है उसको दुरुस्त करने के लिए, उसके मुकाबले में सरकारी स्कूलों को खड़ा करने के लिए हमने क्या किया, इस पर बहस होनी चाहिए। और इस पर शायद कोई बहस कर नहीं रहा, इस पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे। मैं आ रहा हूं आपके पास। मनोज मेरे साथ जीन से दर्शक हैं, उनसे एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैंने कल भी की।
रेणु जी की मैंने चर्चा, इसलिए तो बता रहा हूँ, हम चर्चा कर रहे हैं ना। दर्शक मेरे साथ मनोज जीन से। मनोज, स्वागत है आपका। पर ये क्या कि लोकतंत्र सरकारी रेणु जी एक मिनट, रेणु जी दर्शक की बारी है, उनसे पूछ लेते हैं ना आप क्या कहना चाहते हैं। मनोज जी स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम मनोज है सर। जी मनोज, हेलो जी सर। सर, मैं सिर्फ शास्त्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो लाभार्थी फिलहाल लाभ पा रहे हैं, जिनके एडमिशन आज से 4-5 साल पहले हो चुके हैं, उन बच्चों के साथ में अभी क्या नया वो पेश आएगा कि उनको क्या सहूलियत मिलेगी? हाँ, या उनको अभी आगे क्या दिक्कत आएगी, आएगी नहीं आएगी? मनोज का अहम सवाल है और इसी सवाल को लेकर अब भी चर्चा कर रहे हैं कि जो बच्चे जिनको लाभ मिल रहा है, लाभार्थी बच्चे, सवाल चल रहा है लाभार्थी बच्चों के लिए क्या है नई योजना, इस पर सवाल मैं करूंगा। शुक्रिया मनोज, सवाल आपने पूछा है, सवाल को हम ऐड कर चुके हैं, पूछेंगे। जय भगवान एक दर्शक और है मेरे साथ, वो जरा कहां से बता दें और पूछे क्या पूछना चाहते हैं। जय भगवान जी स्वागत है आपका। संपर्क टूट गया जय भगवान से। सत्यव्रत शास्त्री जी, ये तो एक चुनौती थी, इस चुनौती से पार पाने के लिए नियम हटाना पड़ा, सीधी सी बात है। लेकिन अब जो बच्चे हैं जिनको इसके तहत दाखिला मिल गया 134A के तहत, वो काफी समय से पढ़ भी रहे हैं और उन लोगों की आमदन भी इतनी ज्यादा नहीं है कि जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल को उसके लिए छोड़ना, वहां से बच्चे को निकालना बहुत मुश्किल होगा और दूसरी जगह दाखिला दिलाएं तो भी बहुत मुश्किल होगा। अब वो सरकारी स्कूल में जाएगा, कहां जाएगा, कैसे जाएगा? वहां सरकारी स्कूलों के हालात से हम सब वाकिफ हैं। देखिए शमशेर जी, पहली व्यवस्था जो थी वो ज्यों की त्यों रहेगी जी। जिन उस व्यवस्था के तहत जिनको प्रवेश मिला था जिस स्कूल में, और जिन शर्तों के ऊपर जो 34A के अंदर आते थे, सरकार ने निर्णय लिया कि उनकी पढ़ाई उस स्तर तक चलेगी, उसके अंदर कोई नहीं। अब जो शुरुआत होगी, यानी जो बच्चे अब इस नियम के तहत दाखिला ले चुके हैं उनको 12वीं क्लास तक जो पढ़ने का सरकार की तरफ से, वो आज 8वीं क्लास में है तो 9वीं में जाएगा, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं करते तक उस परिवार को उस EWS वाली फैमिली को दिक्कत नहीं है। वो व्यवस्था चलती रहेगी। ठीक है, एक सवाल का जवाब मिल गया। मैं बता दूं दर्शकों को, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि जिन्होंने इस कैटेगरी के तहत बच्चों को दाखिला करा दिया है, पहले जिनका हो चुका है, उन बच्चों को, उन अभिभावकों को प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक कि वो 12वीं पास नहीं कर जाएंगे और उसी स्कूल में अगर पढ़ रहे हैं तो। जी ठीक है। अब आते हैं आगे, जो मैंने अंतर किया था शमशेर जी, आप भी शायद इस सारे को मैं जिस भाषा में या जिसमें लोगों को स्पष्टीकरण चाहते हैं ऐसा नहीं कर पा रहे। मैंने आपको एक एक चीज बताया कि भाई इस एक्ट में ये प्रावधान था, अब ये सुविधाएं मिलेगी। आप स्वाभाविक रूप से विचार कीजिए कि उसमें नए बच्चों को आगे अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बात, क्या बोल रहे हैं? और उस अवसर रेणु तंवर तक आवाज नहीं भी पहुंच पा रही, ठीक कर दे आवाज को। उसमें कैटेगरी भी बढ़ रही है कि नहीं, उसमें सब चीजें 21 से 19 कोई चीज नहीं, और जो स्कूल पढ़ाएंगे उनके लिए भी उसमें व्यवस्था है। नहीं, जो कि आप सरकार सत्यव्रत जी आप जो बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों चीजों को अंतर करके हम नहीं समझ पा रहे। देखिए इसमें अंतर हो गया ना, 25% उन गरीब बच्चों के लिए है जिनकी आमदन 1,80,000 रुपए से कम है, उनको दाखिला मिलेगा निजी स्कूल में, जो सबसे क्लोज स्कूल है उसको दाखिला देना पड़ेगा। लेकिन जो चीज मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि उन मेधावी बच्चों का क्या, जिनको 25% इस RT के तहत दाखिला नहीं मिल पा रहा था और वो मुकाबला करना चाहते थे उन बच्चों के साथ जो ब्रिलियंट बच्चे हैं, वो जरा मुझे आप बताइए, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। शमशेर जी, आप इस सारी व्यवस्था पे कितनी बार डिबेट की होगी, इसके ऊपर पूरे साल तक रस्सा कस्सी रहती थी। बच्चा जो है जाहिर तौर के ऊपर ऐसा एक उसके पेरेंट्स की उसके साथ ऐसी हालत होती थी कि वो सभ्यता और उसका सम्मान नहीं होता था। इसलिए वो बच्चा जो एक लोभ था, उसको एक लालच था, एक सुविधा पाने की होड़ थी, लेकिन वो स्कूल वाले, क्योंकि सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था उस एक्ट में नहीं थी जो उनको पर दंडनीय कार्रवाई करके उनको आगे बढ़ा, और माननीय हाई कोर्ट ने भी इसके अंदर अपनी रूलिंग सब सरकार के सामने रखी गई थी। तो आप समझेंगे कि वो जो रस्सा कस्सी पूरी साल भर चलती थी और बच्चे जो बेहाल होते थे, आज वहां धरना दे रहे हैं, आज वहां धरना, इससे सारी छूट मिलेगी। दूसरी चीज कि ब्रिलियंट बच्चे कहाँ उसको सुविधा मिलेगी, प्राइवेट स्कूल। एक ईगो रखना कि मुझे वही अच्छा मिलेगा या वहां नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों में जो एक अपना एक स्वभाव है कि हमें प्राइवेट में पढ़ना चाहिए, ऐसे बहुत विद्यालय अब आपके सामने हैं जो उनको चाहकर। लेकिन सर मैं यही तो पूछना चाह रहा था, आप मुझे लगता है इस बात से मैं जानना चाह रहा, मैं देखिए RT के तहत हम किसी भी बच्चे को, EWS कैटेगरी वाले को, ना तो उसका इंटरव्यू आप ले सकते, ना माता पिता का साक्षात्कार कर सकते, आपको उसको दाखिला लेना पड़ेगा। लेकिन ये तो कैटेगरी अलग हो गई ना, यहाँ तो बुद्धिमान इंटेलिजेंट बच्चों के पर बात आ रही है। मैं वो जानना चाह रहा था, RT में तो कोई बच्चा दाखिला लेगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते।
25% आरक्षण जो मिला हुआ उसमें वो दाखिला देना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो बच्चा अपनी बौद्धिक क्षमता के बल पर दूसरे बच्चों के साथ मुकाबला कर रहा है और उसको मौका मिल रहा है इस कैटेगरी के तहत पढ़ने का 134 ए के तहत, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए पूछना चाह रहा था मैं जो जवाब। इस बीच मेरे साथ 2 दर्शक जुड़ गए, विजेंद्र सोनीपत से आ रहा हूं। विजेंद्र, एक मिनट सर, बात पर आना ही नहीं चाह रहे। मैं आना चाह रहा हूं सर, लेकिन आप शायद नहीं आना चाह रहे। विजेंद्र मेरे साथ दर्शक है सोनीपत से। स्वागत है विजेंद्र आपका। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। मैं आपके सभी इनको नमस्कार करता हूँ। ये जो EWS का है, जो बच्चों को वहाँ उसको कुछ % छूट मिलती है, उसमें तो सर ऐसा है, उसमें तो होशियार बच्चा है उसी का नुकसान होता है। जी यही मैं जानना चाह रहा हूँ विजेंद्र। हाँ सर, ऐसा होना चाहिए ना। अगर आप वहाँ कोई भी फॉर्म भरते हैं, व्यवस्था आगे बढ़ाएंगे, उसमें व्यवस्था करेंगे। आप बताइए, लेकिन कि बच्चे नुकसान को क्यों ऐसा होगा? नहीं होना। सुन लेते हैं क्या? एडमिशन नहीं होगा क्या उसका? विजेंद्र पूरी बात करें, मुझे सुन नहीं पाया आपने क्या कहा, मैं पूछूंगा फिर उसके बाद। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ सर जी, जैसे EWS का है वो बढ़ता है और हम कहीं टेस्ट होता है बच्चे का, वहाँ लगा देते हैं उसको। जी, तो वहाँ लगाने से जो होशियार बच्चा है उसी का तो नुकसान होता है। बल्कि ये करना चाहिए ना, आप फीस में या और कोई भी आप फार्म भरो उसमें छूट करो ना, उस बच्चे की वहाँ क्यों किसी का नंबर काटते हैं। ठीक है, चलिए शुक्रिया विजेंद्र। आर के कालिया मेरे साथ अंबाला से दर्शक है। आर के कालिया जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर नमस्कार। मेरे अजीज भाई शमशेर साहब, बात ये है जी, आपने शायद ये लाइन सुनी होगी, बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, जी, बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, मगर रैब ने उलझाया बहुत है। पहले तो सारे हिंदुस्तान को, अवाम को कांग्रेस ने उलझाया 23 साल। जी, अब भाजपा उससे ज्यादा उलझा रही है। देखिए, पहली बात तो ये जो लाभार्थी है कि शब्द लाभार्थी जो लफज है, मेरी बात का बुरा ना मानना, हर कोई लाभार्थी बनना चाहता है जी, इसका कोई मापदंड नहीं। हमारे पास सबूत है इस बात के। लाखों रुपए कमा रहे हैं लोग, बिजनेसमैन, दुकानदार, वो लाभार्थी बनना चाहते हैं। जी, इसका कौन जिम्मेदार है? हमारे सामने है, दुकानदार हैं, बड़े बड़े कारीगर हैं जिनकी बड़ी अच्छी सैलरी है, बड़े अच्छी उनकी इनकम है, आमदन है, वो लाभार्थी बने हुए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, अगर ये सरकारी स्कूलों में सुधार कर दें, जैसे सुनने में आया दिल्ली मॉडल है, देखो हम तो कभी दिल्ली गए नहीं, सुनने में आया है, तो सारा टंडा खत्म हो जाए। जी, मैं खुद हेडमास्टर रिटायर्ड हूँ, AA B.Ed हूँ मैं, हम क्वालिफाइड है। प्राइवेट स्कूल में कितने क्वालिफाइड टीचर्स, हमें पता है, वो दे आर नॉट सो क्वालिफाइड। प्राइवेट स्कूल में क्वालिफाइड टीचर नहीं होते। गवर्नमेंट स्कूल में आपको बहुत क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे, लेकिन सरकार की नलायकी है। हम जब पढ़ाते थे 70 में, हमारे पास कुर्सी नहीं होती थी, हमारे पास मेज नहीं होता था, हम पेड़ों को नीचे पढ़ाते थे, पेड़ों को नीचे बैठ के बच्चों को। जी, ये सुधार करें सरकारी स्कूलों में, सारा जो ये मसला खत्म हो जाए। मसला यही है कि अगर उसके लिए बेहतर विकल्प हमारे पास है तो फिर चीजों में सुधार हो सकता है। ठीक है आर के कालिया जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। रेणु तंवर जी, सरकार ये कह रही है कि 25% के तहत RT के तहत बच्चों के दाखिले हो तो रहे, इसकी जरूरत क्या है फिर? सर वही मैं पूछना चाहती हूँ कि इनको इसको हटाने की जरूरत क्या पड़ी थी? ठीक है, किन्हीं लोगों का भला हो रहा है, उनको होने दीजिए। आप जो और बेटर कर सकते हो, बल्कि आपको ये होनी चाहिए और छूट बढ़ाई जाए। जितना शिक्षित हमारा समाज होगा, जितना शिक्षित हमारा राज्य देखा होगा, था देश तो होगा, तनातनी थी ना उतना स्कूलों के बीच में, अभिभावकों के बीच में। 2-3 महीने पहले वीडियो इतने सारे सामने आते थे, स्कूल करे दाखिला देंगे नहीं, अभिभावक कह रहे थे हमारा नंबर इस स्कूल में आ गया है। बच्चे विरोध कर रहे हैं, उनके गार्जियंस विरोध कर रहे हैं, सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है, और वो कह रहे हैं कि नहीं हम ये अच्छा कर रहे हैं। तो ठीक है सर, आप नजरअंदाज करने की आपको जरूरत ही क्यों पड़ रही है? उनको पूछो तो सही, जो लोग इससे प्रभावित होंगे, जिस वर्ग के फेवर में ये डिसीजन था और जिसके नेगेटिव आपने लिया है, क्या आपने उनके बारे में कुछ सोचा? फिर दूसरी बात यह है कि इससे भ्रष्टाचार होता था। अरे तो ये तो आपकी सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है ना, कि कुछ लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो किसने मिसयूज करने दिया? ठीक है, तो इसका छोटा सा मतलब कमेंट, तो नहीं है कि आप छोटा सा कमेंट। उसको सत्यव्रत शास्त्री जी, वक्त की नजाकत है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। छोटा सा कमेंट, फाइनल कमेंट आपका। जी जी शमशेर जी, बहुत अच्छा। मैं रेणु तंवर जी जो बहुत जल्दी और लिख कर लेकर आई, वो पढ़ रही हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, 2009 में आपने कानून बनाया, 11 तक आपकी रूलिंग बनी, 13 में आपकी सरकार चलने लगी तो आपने 2 एडमिशन किए। क्या आपके पास गरीबों को सोचने का समय नहीं था, या पैसे होंचने का
और भंडार और भ्रष्टाचार करने का समय था। आपके पास क्यों नहीं इतना 4 साल का समय के अंदर आपने एक भी बच्चे को लाभ दिया? आपने क्यों नहीं अपने समय में एक भी विद्यालय की ऐसी व्यवस्था की कि इसकी आवश्यकता ना पड़े? आपके समय क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनी जिसके कारण से गरीब बच्चों का हक दूसरे लोग खाने लगे और आपके हाथ पर हाथ धर के पूरा टाइम आपने पूरा कर दिया। हमारे पास आंकड़े हैं, हमने बच्चों को एडमिशन भी दिए, हमने स्कूलों को पेमेंट भी दी और हमने बेहतर व्यवस्था करने की कोशिश की, लेकिन जो व्यवस्था कांग्रेस के इस एक्ट में थी वो व्यवस्था ठीक न होने के कारण से वो तंत्र विहीन व्यवस्था थी। उस समय के अपने लेकिन लंबा इंतजार करवाया आपने भी सत्यव्रत शास्त्री जी। ये इस नियम के तहत आप लोगों ने दाखिले भी किए, ठीक है, रोकूंगा मैं आप दोनों को। सत्यव्रत शास्त्री जी, आप लोगों ने इसके तहत दाखिले भी किए, उन बच्चों को एडमिशन मिला भी, और अब जो लाभार्थी बच्चे जिनको लाभ इसका मिल रहा है उनको आगे लाभ मिलता रहेगा, ये भी सरकार कहती है 134 के तहत। पर इस नियम को रद्द करने में, इस नियम को खत्म करने में सरकार ने भी काफी लंबा वक्त लिया। पिछले दिनों 2-3 महीने पहले हम देख पा रहे थे, 1 महीने पहले देख पा रहे थे कि निजी स्कूलों में जिन बच्चों का 134 के तहत दाखिले का नंबर आ गया था वहां वो दाखिला नहीं ले पा रहे थे, वो भी एक तनाव बना हुआ था। लेकिन अब इस तनाव को सरकार ने ये कहकर खत्म कर दिया है कि 134 के तहत अब दाखिले नहीं होंगे, तो इससे निजी स्कूलों को जरूर इससे राहत मिली होगी। पर जो मेधावी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा निराश होना पड़ेगा। उन बच्चों के लिए इस कैटेगरी में पढ़ पाना अब मुश्किल है क्योंकि सरकार ने इस नियम को खत्म किया है। पर साथ साथ 1 मिनट, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात जरूर इसमें शामिल है कि आरटी के तहत 25% जो आरक्षण के तहत बच्चों को लाभ मिल रहा है वो मिलता रहेगा, उससे सरकार ने मना नहीं किया है। फिलहाल दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि मसला गंभीर है, इस मसले पर लंबी चर्चा की जा सकती है। पर आज आपको बता दें कि 134 से हरियाणा सरकार ने खत्म कर दिया है। अब मेधावी बच्चों को दाखिला जो कंपीट करके, मुकाबला करके रिटर्न टेस्ट देने के बाद जो मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। पर इतना है कि आरटी के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत जिन बच्चों को 25% के तहत जो निजी स्कूलों में दाखिला मिल रहा था वो मिलता रहेगा, उससे किसी प्रकार की जो आनाकानी नहीं है। पर एक बात और आपको बता दें कि जिन बच्चों का दाखिला पहले हो चुका, जैसे कि हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री जुड़े हुए थे, बात कर रहे थे कि जिनको पहले लाभ मिल चुका है उनको आगे मिलता रहेगा, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए बच्चों के लिए मुश्किल जरूर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।